नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी है मेरा प्यार तुम ही हो रेवती। इस कहानी के 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 5वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस 5वें पार्ट को शुरू करते हैं। रेवती की आंखें तो फूटती फूटती बच गई, पर फौजन बहन जी ने उसी के शहर की बताकर रेवती की उम्मीद को और पक्की कर दिया। हे भगवान, यह वही एमके हो जिस शहर की वह बहन जी है। उसे उसका घर भी मालूम है, तो यह वहाँ जा भी सकती है। मैं उससे यह तो नहीं पूछ सकती कि उसका पिता बैंक मैनेजर है और उसकी एक छोटी बहन भी है, जिसे उसकी माँ गांव की गर्मी के डर से ब्याह में भी नहीं लेकर आई थी। राम जी ने बताया कि ये शहरी लोग पंखे की ठंडी हवा में रहते हैं। यह एमके भी तो वैसे ही सब कुछ अच्छा अच्छा चाहता था। गांव के बच्चों से दूर रहने के वास्ते उसने मुझे भी पास बिठाया था और रात मेरी थाली में भी किनारे किनारे से खाकर उठ गया था। मैं क्या करूं कि उसे मेरी याद आए। हाँ, एक काम हो सकता है। मैं उसके लिए बाग के वे ही रसीले आम भेज दूं। शायद उसकी खुशबू और मिठास चखकर उसे मेरी याद आ जाए। पर बहन जी को कैसे समझाऊंगी कि एमके को ये आम बहुत पसंद है। वह ये आम देखकर ही मुझे पहचान जाएगा। क्या कहूँ बहन जी को? मैं बहन जी को ही आम देती हूँ और उससे कह दूंगी कि तुमने ही बताया कि एमके बहुत भला और दयालु जवान है। तो बहन जी, भले जवान को तुम बता देना कि गांव की एक छोरी ने मुझे आम दिए हैं। तुम भी गांव के रसीले आम खाकर देखो। उनकी खुशबू और मिठास अलग ही है। अगर वो मेरा ही एमके है तो आम हाथ में आते ही वह पहचान लेगा और उसे मेरी याद जरूर आ जाएगी। हो गया काम। ग्राम पंचायत के सम्मान भोज के बाद दीप्ति भागी भागी रेवती के घर पहुंची और बोली, रेवती, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, लेकिन तुझसे वादा किया था इसलिए मैं आई हूँ। तू अपना पूरा ध्यान रखना और दवाई डालती रहना। मैं चलती हूँ, तू खुश रहना। दीप्ति ने खड़े खड़े ही कहा। बहन जी, गांव में तो तुम्हारी जोगी कोई चीज ना है। ये थोड़े से आम है तुम्हारे वास्ते लाई हूँ। खाकर देखना, बहुत अच्छे लगेंगे। और एम के सर के घर जा सको तो 2 आम उन्हें भी दे देना। गांव की सौगात समझकर चख लेंगे। तुमने तो बताया वो बहुत भला और दयालु जवान है। मेरी आंख ठीक होती तो मैं पहले ही ये आम चखा देती। ज़्यादा तकलीफ ना हो तो उस भले आदमी को भी दिन रात की मेहनत के बदले गांव के मीठे आम चखा देना, रेवती ने कहा और कपड़े की पोटली में बंधे ढेर सारे आम उसे थमा दिए। प्रस्थान का समय हो गया था। दीप्ति ने भावुकतावश गांव की सबसे सुंदर लड़की को पहले चूमा और फिर गले लगा लिया। उसकी आंखों में स्नेह ममत्व के आंसू उमड़ आए थे। वह आमों की पोटली उठाकर कूच के लिए तैयार खड़े वाहनों की ओर भाग गई। इस बार उसे वह जीप नहीं मिल पाई जिसमें वह मनोज कुमार के साथ आई थी। उसे भी अन कैडेट के साथ लॉरी में ही जाना पड़ा था, क्योंकि वह जीप टीम कमांडर मनोज कुमार को लेकर दिल्ली चली गई थी। किंतु एक फौजी से यह उपेक्षा रहती है कि वह किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहे। दीप्ति ने आमों की पोटली अपनी किट में रखी और वह अपने अन्य कैडेट साथियों के साथ लारी में बैठ गई। कर्नल साहब की गाड़ी पर तिरंगे के साथ एनसीसी का फ्लैग भी फहरा रहा था। शेष गाड़ियां एनसीसी के फ्लैग के साथ चल रही थी। कर्नल साहब आई फ्लू की रोकथाम में अपने कैडेट्स की परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे। मनोज कुमार ने तो कई कठिन अवसरों पर अदम्य साहस और अनुशासन का परिचय दिया था। मनोज कुमार की कार्यकुशलता तथा पिछले रिकॉर्ड्स को देखकर उसे कमीशन देकर ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया था। दीप्ति भी मनोज कुमार के अदम्य साहस और शालीन आचरण से बहुत प्रभावित थी। वह उसका सीनियर और टीम कमांडर होने के साथ एक अच्छा मित्र तथा दयालु साथी भी था। लेकिन जयरामपुर में गांव की सबसे सुंदर लड़की को बिना मिले, बिना उससे बात किए कैसे जन्म जन्म की पुजारिन बना लिया, यह रहस्य ही बना हुआ था। ये वह सोच रही थी कि एमके वशीकरण मंत्र जानता है या वह बहुत ही बड़ा जादूगर है। दीप्ति अपने घर तो पहुंची, किंतु वह जादूगर एमके से मिलने को बहुत उत्सुक थी। वह जानने को लालायित थी कि केवल एक दिन में उसने ऐसा क्या जादू किया कि गांव की सबसे सुंदर लड़की उसकी भक्त हो गई। सचमुच ही एमके सुंदर तथा बांका जवान है और उसकी बातों में इतना माधुर्य भी है कि कोई एक बार उसे देख ले तो वह मोहित ही हो सकता है। किंतु जब रेवती ने उसे देखा ही नहीं तो वह कैसे उससे सम्मोहित हो गई। कुएं पर जरूर उसने एमके को क्षण भर के लिए देखा होगा, मगर तत्काल ही तो वह वहां से भाग गई थी। हो ना हो यह किसी पुराने परिचय का ही प्रभाव हो सकता है, लेकिन दोनों में से कोई भी पूर्व परिचय की बात मानने को तैयार नहीं है।
एमके से अकेले में पूछकर देखती हूँ कि वह क्या कहता है। एक बड़ी सी कोठी के सामने लोहे का गेट था, जिसमें लोहे के ही एंगल इस प्रकार से लगे हुए थे कि सामने किसी के बैठे होने का तो संकेत मिलता था, लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ बैठे व्यक्ति के चेहरे नहीं देख सकते थे। बाहर से आने वाले को भी खड़े होकर ही देखा जा सकता था। दीप्ति ने पॉकेट डायरी में पता देखकर गेट के एक तरफ लगी बेल बजाई। तत्काल ही साड़ी में एक 45 वर्ष की महिला ने उठकर गेट खोला और सामने खड़ी युवती को देखने लगी। दीप्ति ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की, तो प्रत्युत्तर में उसने भी हाथ जोड़कर युवती का अभिवादन किया। आधा गेट खुलने से पता लगा कि आंगन में पेड़ की छांव में बैठे अधेड़ उम्र का व्यक्ति साथ में बैठी 14 वर्षीय किशोरी को पढ़ा रहे थे। जी, मेरा नाम दीप्ति है और एमके सर के साथ एनसीसी में हूँ। अभी आई फ्लू की रोकथाम के लिए हम जयरामपुर गांव एक कैंप में साथ में गए थे। वहां से किसी ने एमके सर के लिए आम भिजवाए हैं, वही देने में आई हूँ। उसने पीठ पर लटकाया बैग खोलकर अपने हाथ में ले लिया। अच्छा अच्छा, अंदर आ जाओ, उसने कहा और उसके आगे चलती हुई पेड़ की छाया में बैठे लोगों के पास आ गई। महिला ने कुर्सी आगे करके उसे बैठने के लिए कहा। नमस्ते अंकल जी, उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। नमस्ते, आराम से बैठिए। हाँ, एम के भी जयरामपुर कैंप में गया था, लेकिन वह तो तीसरे दिन ही दिल्ली चला गया और रात को ही दिल्ली से लौटा है। कैसा रहा आपका कैंप? कैंप बहुत ही सक्सेसफुल रहा। 15 दिन में ही गांव के सैकड़ों लोग आई फ्लू से मुक्ति पाकर स्वस्थ हो गए। गांव के लोग बहुत खुश हुए और वहां की एक लड़की ने एम के सर के लिए खास किस्म के आम भिजवाए हैं। लेकिन आपने तो आंगन में आम का पेड़ ही लगा रखा है। खूब आम लगते लगते होंगे इस पेड़ पर। यह आम का पेड़ नहीं, रेवती है। मेरे भैया गांव की एक शादी में गए थे, वहीं रेवती ने एक आम दिया था। भैया ने रेवती की गुठली आंगन में लगा दी। हम 10 साल से इसे पानी और खाद दे रहे हैं। अब रेवती बड़ी हो गई है तो हम सब उसकी छांव में बैठते हैं, और भैया तो खाना भी रेवती के पास बैठकर ही खाता है। वह तो इससे बहुत बातें करता है। दीप्ति को रेवती की मिठास का रहस्य मिल गया था। एकाएक उसके चेहरे पर कोई गहरा भेद जान लेने की खुशी व्याप्त हो गई। उसने झटपट अपना बैग खोलकर रेवती की सौगात उनके सामने मेज पर रख दी। अरे, ये तो वही आम है जो एम के अपने रुमाल में लपेटकर हमारे लिए लाया था। सचमुच ही बहुत अच्छे आम हैं और इनकी खुशबू तो सबसे अलग और मन भावन है। क्या आपने खाया यह आम? नहीं, आम खाने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन इस आम की तारीफ सुनकर मुंह में पानी जरूर आ गया है। अच्छा लाओ, मैं इन्हें धोकर काट लाती हूँ। जा बिंदिया, भैया को भी बुला ले, कहना तुम्हारी रेवती ने आम भेजे हैं। क्या नाम बताया तुमने बेटा? जी, दीप्ति। हाँ दीप्ति बेटा, 10 साल पहले हम अपने एक रिश्तेदार की शादी में जयरामपुर गांव गए थे। एम के तब छोटा था, तो लौटते समय मैंने उसे दुल्हन के साथ गाड़ी में बैठा दिया। दिन भर से एम के साथ खेलती एक सुंदर सी बच्ची ने उसके साथ आने की जिद की, और वह गाड़ी में बैठे एम के को अपने हाथ में पकड़ा आम थमाकर गाड़ी में चढ़ने लगी। लेकिन उसके पिता ने उसे गोद में उठा लिया। वह चीखती चिल्लाती रही, मुझे इसके साथ जाना है। किसी ने मुझसे कहा भी था कि उसकी एमके के साथ जोड़ी राधा कृष्ण जैसी लग रही है, इसे भी साथ ले जाओ। लेकिन 8-9 साल की बच्ची को हम कैसे ला सकते थे? मैंने कह दिया कि इसे बड़ी होने दो, फिर हम गाजे बाजे के साथ इसे जरूर लेकर जाएंगे। सचमुच ही बच्ची बहुत सुंदर थी। एम के उस आम को रुमाल में लपेटकर 2 दिन तक अपने सीने से लगाए रहा था। हाँ, भैया ने बताया था कि रेवती का वह आम हमारे लिए ही लेकर आया है। उसे तो बाग में रेवती ने बहुत सारे मीठे मीठे आम छांट छांट कर खिलाए थे। हम तो वह आम खाकर सचमुच में तृप्त हो गए थे, छोटी राखी ने बताया, और अपने कमरे में सो रहे एमके को जगाने चली गई। राखी ने मनोज को जगाया था। उसने उठकर बाल कंघी किए और बाहर आ गया। उधर किचन से उसकी मम्मी 2 प्लेट में आम लेकर आई। मनोज ने दीप्ति को देखा तो खुशी से बोल पड़ा, अरे दीप्ति, तुम कब आई? अभी जयरामपुर से ट्रुप लौटा है। घर पहुंचते ही तुम्हारी अमानत पहुंचाने यहाँ आ गई। मेरी कौन सी अमानत तुम्हारे पास रह गई थी जो घर पहुंचते ही पहुंचाने आ गई? एम के सर, मटका फोड़कर भागने वाली ने आपके लिए गांव की सौगात भेजी है। कहीं आम खराब ना हो जाएं, इसलिए भागी चली आई हूँ। भैया, जैसा खुशबू का एक मीठा आम तुम शादी से लेकर आए थे, वे ही आम रेवती ने इनके हाथ भेजे हैं। एम के, 2 कुर्सियां लेकर आओ अंदर से।
हम सब साथ मिलकर आम खाएंगे। ये आम रेवती ने गांव से भेजे हैं। दीप्ति, ये कुर्सी लेकर आता है, तब तक तुम तो आम खाओ बेटा। आंटी जी, मैं तो आम की खुशबू से ही तृप्त हो गई हूँ। एम के सर ने गांव में नहीं बताया कि जयरामपुर में आम इतने अलग हैं, वरना हम तो बाग में ही पहुंच जाते। वह आम तो खाने के बजाय चाटने लगी थी। दीप्ति, मुझे भी कहाँ पता था कि उस गांव के आम मैं पहले खा चुका हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें जरूर बताता। वह 10 साल पहले का आम मुझे कहाँ याद था। कुर्सियां रखते हुए उसने कहा। ठीक कह रहे हो सर, आम याद रखने की जरूरत ही कहाँ थी। आपने तो रेवती को अपने आंगन में ही अपनी आंखों के सामने खड़ा कर लिया है। खैर, जो हुआ सो बहुत अच्छा हुआ। आपके बहाने हमें भी खास आम खाने को मिल गए। रेवती की आंखें बिल्कुल ठीक हैं। दीप्ति, वह बचपन की भूली बिसरी एक घटना है। मुझे तो ठीक से उसका चेहरा भी याद नहीं। गांव के मैले कुचैले बच्चों से परेशान होकर मैंने उसे चुना था, क्योंकि दूसरे बच्चों से वह कुछ ज़्यादा साफ थी। बस, केवल इतनी सी बात को मैं कब तक याद करता रहता। नहीं भैया, बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। उसकी बहन राखी ने उसे याद दिलाया। तो बात कहाँ ख़त्म हुई थी? मनोज ने अचकचाकर पूछा और उसे घूर कर देखा। भैया, तुमने तो मुझे यह भी बताया था कि गांव में रेवती नाम की एक लड़की तुम्हारी अच्छी वाली बेस्ट फ्रेंड बन गई है, जिससे बाग में ले जाकर तुम्हें छांट छांट कर मीठे मीठे आम खिलाए थे। बल्कि तुमने तो यह भी बताया था कि उसने तुम्हारा झूठा आम खा लिया था, और जब तुमने उसे बताया तो उसने कहा था कि इसीलिए आम इतना मीठा है, क्योंकि जिस फल को तोता चख लेता है वह फल बहुत मीठा हो जाता है। अच्छा, ऐसा बताया था मैंने? शायद मैंने तुझसे मजाक किया होगा, वरना तोते के काटने से कोई फल मीठा कैसे हो सकता है? तोते के मुंह में क्या शुगर की फैक्ट्री लगी होती है? पागल लड़की, कुछ भी बोले जा रही है। अच्छा दीप्ति, तुम बताओ, क्या यह पॉसिबल है कि तोते के काटने से आम मीठा हो सकता है? मनोज ने बात को घुमाना चाहा। हाँ सर, पॉसिबल तो है। जब किसी के बात करने में मिठास होती है, तभी तो हमें बात मीठी लगती है, और बात करने वाले को हम चाहने लगते हैं। फिर उसकी हर चीज़ में ही मिठास लगने लगती है। अंकल जी ने बताया कि आप रेवती का दिया आम रुमाल में लपेटकर 2 दिन तक अपने सीने से चिपकाए रहे थे। क्या यह सच नहीं है? वह तो मैं मेरी मम्मी और बहन के लिए लेकर आया था, क्योंकि वैसे आम मैंने खाए थे और वह इतना मीठा और खुशबू वाला था। लेकिन इसमें तोता बीच में कहाँ से आ गया? तोता तो नहीं, एम के बीच में ज़रूर आ गया। सचमुच ही लड़की बहुत सुंदर है। अब तो वह बड़ी भी हो गई है। अगर तुझे पसंद है तो हम उसे अब गाजे बाजे के साथ ला सकते हैं। तेरे मामा जी के घर में फिर शादी है और उन्होंने हमें बुलाया है। समय निकालकर हम वहाँ से जयरामपुर चल पड़ेंगे और तुम्हारी शादी की बात पक्की कराएंगे। वे तो तभी कह रहे थे कि इस लड़की को भी साथ लेते जाओ, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। पिताजी ने कहा। मुझे पता नहीं, आपको जाना है तो ज़रूर जाओ, मुझे 2 दिन बाद दिल्ली जाना है, मनोज ने कहा और उठकर अंदर चला गया। मुझे भी मामा के घर जाना है, मुझे भी शादी देखनी है, राखी ने माँ के गले में बाहें डालकर कहा। हाँ हाँ, हम सब शादी में जाएंगे, मम्मी ने कहा और फिर दीप्ति से बोली, बेटा तुम तो रेवती से अभी मिलकर आई हो, तुम्हें कैसी लगी लड़की? आंटी जी, पूरे गांव में मुझे तो वही सबसे सुंदर नजर आई। घर के काम धाम में भी काफ़ी होशियार है। सुबह सुबह कुएं से पानी भरकर लाना, घर की साफ सफाई, चौका बर्तन, खाना बनाना और अपने माता पिता के साथ खेतों में मदद करना। काफ़ी चुस्त और सुडौल लड़की है। पढ़ाई लिखाई की कोई बात नहीं हो सकी, लेकिन 5-7 क्लास तो पढ़ी ही होगी। अंकल जी तो देख ही चुके हैं। मेरे विचार से एम के सर के साथ जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी थी। गोरा रंग, मोटी मोटी काली स्याह आंखें, तीखे नयन नक्श और गालों में पड़ते गड्ढे तो मन मोह लेते हैं। अब तो बड़ी हो गई है, उसका रंग रूप और भी निखर गया होगा, पिताजी ने बताया। बस मेरे एमके के जोड़ की सुंदर बहू मिल जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब साथ निकले तो देखने वाले कहें कि क्या सुंदर जोड़ी है। पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, लेकिन औरत को घर गृहस्थी से फुर्सत मिले तब ना। हमारे बच्चे खुश और सुखी रहे, उससे बड़ी दौलत और क्या होगी। ईश्वर की कृपा से सब कुछ तो है हमारे पास। ज़्यादा धन दौलत भी किस काम की। आप सही कह रही हैं आंटी जी। इंसान को खाने पहनने और रहने को घर मिल जाए तो बहुत है। घर में सुख शांति हो और परिवार के लोग हंस बोलकर एक साथ रह सके तो वही स्वर्ग बन जाता है।
संतोष से उत्तम कोई स्वाद नहीं और सब्र से बड़ा कोई धन नहीं। मैं तो स्वस्थ, सुखी और आपसी स्नेह, समर्पण और त्याग से रहने वाले परिवार को अच्छा समझती हूँ। दीप्ति ने बहुत ही मधुर शब्दों में कहा। तुम्हारे विचार और समझबूझ बहुत अच्छी है। हम गांव जाकर रेवती से मिलेंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि रेवती वैसी ही हो जैसी तुमने बताई है। तुम एमके की शादी में चलना। जी आंटी जी, ज़रूर चलूँगी। मुझे एमके सर की शादी की सूचना दे देना, मैं शादी में ज़रूर चलूँगी। अच्छा, मुझे काफ़ी देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ, नमस्ते। और उसने हाथ जोड़ दिए। अपने माँ बापू के लिए दोपहर का खाना लेकर खेत में जाती रेवती को आज अकेली पाकर राजकुमार ने तीसरी बार रोककर आखिरी फैसला करने को कहा। मेरी बात ध्यान से सुन रेवती। मैं इज्जतदार घर का अकेला बेटा हूँ। मुझे मेरे और तेरे माँ बापू की आबरू का बहुत ख्याल है। मैंने कोई अनहोनी बात भी तेरे से नहीं कही है। तू मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। मैं मेरी पसंद को किसी दूसरे के पास तो जाने ना दूंगा। इसलिए तू मेरी बात मान ले। बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी। तू हवेली की रानी बनकर रहेगी। राजकुमार, तू कह तो सही रहा है, पर सोच के देख, कभी जूती और पगड़ी का मेल हुआ है? तेरे खेतों में मजदूरी करने वालों की बेटी तेरी हवेली की रानी कैसे बन सके है? यही बात तूने 10 साल पहले भी कही थी। हम आज भी फूस की उसी झोपड़ी में हैं और तू हवेली में। बता, कुछ भी बदला के? पाँव में जूती ना हो तो पगड़ी का भी कोई मोल नहीं होता। मैंने तो तब भी कहा था कि तू रोज़ स्कूल आया कर। अगर तूने मेरी बात मान ली होती तो तू भी आज मेरे साथ कॉलेज में होती और किसी को कोई ऐतराज़ भी नहीं होता। पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की देखकर मेरे घर वाले भी ना नहीं कह सकते थे। खैर, कोई बात नहीं। तू पढ़ नहीं पाई तो भी तेरा रूप और गुण देखकर अब भी कोई ना नहीं कहेगा। यह मेरी जिम्मेदारी है। राजकुमार, यह रंग रूप और जवानी की चमक 2-4 दिन की है और जो तू कह रहा है वह जिंदगी का फैसला है। तेरे घर वाले किसी भी तरह उनके खेतों में काम करने वाले मजदूर की बेटी को हवेली की रानी बनाना तो दूर, नौकरानी तक रखने को राजी नहीं होंगे। फिर भी तू अपने पिताजी से कह कि वो हमारी झोपड़ी में आके मेरे बापू से हमारे ब्याह की बात कर ले। अगर दोनों राजी हो गए तो रेवती तेरी, नहीं तो तू मेरे बारे में कभी सोचना भी मत। तेरी खातिर तो किसी बड़े घर की पढ़ी लिखी सुथरी छोरी जरूर मिल जाएगी। अब मैं जाऊं, माँ बापू ने भूख लगी होगी। ए छोरी, तन्ने तेरे रूप का कुछ ज्यादा ही गुमान हो गया दिखे। तूने अभी राजकुमार को का सिर्फ प्यार देखा है, लेकिन जिस दिन मैं अपनी वाली पर आ गया तो तुझे कहीं की नहीं छोड़ूंगा। अभी तो प्यार से समझा रहा हूँ, फिर मेरे घर वाले और तेरे माँ बापू मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे। राजाओं के राजकुमार और बड़े इज्जतदार खानदान हमेशा यही तो करते आए हैं। मैं पढ़ी तो नहीं, पर बड़े लोगों से सुना है कि बड़े बड़े राजा रईस और उनके राजकुमार यही तो करते थे। यह कोई नई बात नहीं है। बड़े लोग अपनी इज्जत आबरू के वास्ते लड़ाई करते थे, पर गरीब लोग अपनी लाज बचाने के वास्ते जान दे देते थे। मैं जाऊं हूँ राजकुमार, मेरे माँ बापू भूखे होंगे। तू सोच समझ लेना, जो तने अच्छा लगे वो करना, पर तेरा मेरा कोई मेल ना है। रेवती ने कहा और उससे बचती हुई अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। राजकुमार हक्का बक्का सा खड़ा उसे देखता रह गया। वह गुस्से और पश्चाताप से छटपटा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या वह घर जाकर अपने माता पिता से कहे कि उनके मजदूर की बेटी उसे पसंद है, इसलिए वे उसे वह लड़की ला कर दे? वह उसे शादी करके हवेली की बहू बनाना चाहता है। यदि वे मान जाएं तो ठीक है, वरना उसे कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। वह बीच रास्ते पर धूप में खड़ा खड़ा परेशान हो रहा था। वह एक पेड़ की छांव में बैठकर सोचने लगा। मैंने रेवती से कह तो दिया, लेकिन क्या पिताजी उनके खेत में काम करने वाले मजदूर के घर उनकी बेटी का रिश्ता मांगने जाएंगे? सारे गांव बिरादरी में उनका रुतबा और समाज में मान सम्मान है। क्या वे एक बंधुआ मजदूर की झोपड़ी में जाकर उनकी बेटी का रिश्ता मांगने को सहमत हो सकेंगे? जो आदमी उनके बुलाने पर नंगे पांव दौड़ा चला आता है और उसके सामने सिर ऊंचा करके बात करने से घबराता है, क्या वे उससे कुछ मांगने की सोच सकेंगे? शायद उन्हें तो मेरी मांग पर हंसी आए कि मैंने उससे मांगा भी तो क्या मांगा। सोचेंगे इस गधे को पसंद भी आई तो पुरखों से हमारे बंधुआ मजदूर की ही बेटी। अरे नालायक, किसी सेठ साहूकार या राजा रजवाड़े की बात करता तो हमें भी फक्र होता
कि हमारे बेटे की पसंद हमारी शान के मुताबिक सही है। हम भी अपनी मूछें ऊंची करके जाते और सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर रिश्ते की मांग करते, लेकिन इस नामाकुल ने तो हमारी नाक ही कटवा दी। अगर तुझे इतनी ही पसंद है तो उसे खेत में पकड़ ले, बाकी हम संभाल लेंगे। राजकुमार का दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा था। वह स्वयं ही से तर्क वितर्क करके परेशान हो गया था। वह रेवती को बचपन से प्यार करता आ रहा था। वह उसे किसी भी संकट में नहीं डालना चाहता था। वह तो उसके रूप लावण्य से मोहित उसके रूप की उपासना ही कर सकता था। 2 लाठी दिन अभी खड़ा था, लेकिन बल्लू सुबह से हरारत महसूस कर रहा था। आज तो उसका काम पर आने का ही मन नहीं था, लेकिन यह सोचकर कि मैं नहीं गया तो मुझे घर पर अकेला छोड़कर घरवाली भी काम पर नहीं जा पाएगी, तो दोनों का एक दिन का नागा हो जाएगा। यह सोचकर कि जब तक हो सकेगा हम दोनों मिलकर 2-4 क्यारी में खुदाई कर लेंगे। ज़्यादा हुआ तो मैं थोड़ी देर लेट लूँगा और फिर साथ लग जाऊँगा। इससे दोनों की एक दिन की दिहाड़ी बच जाएगी। बल्लू ने हिम्मत करके दिन भर घरवाली का साथ दिया, लेकिन दिन ढलते तक वह पूरी तरह निढाल हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, तो डूबते स्वर में उसने अपनी पत्नी से कहा, मोमबत्ती, अब हमारी तो हिम्मत जवाब दे रही है। आंखों के सामने तारे टूटने लगे हैं और मेरा बदन भी अकड़ रहा है। घर पहुंचकर सौंठ तुलसी का काढ़ा बनाकर दे दोगी तो सुबह तक उठने जोगा हो जाऊंगा। दोपहर में छोरी रोटी लेकर आई, तभी जी में आया था कि उसके साथ घर चला जाऊं, पर तुझे अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं माना। मन के हाउ खा जाते। आज तुम्हारे बिना दूसरा कोई है जो मेरी तरफ देखता होगा? मोमबत्ती का मोम जल जल के धुआं हो गया। अब तो सिर्फ बात ही बची है, जो तुमने लालटेन दिखे है। सच्ची मुच्ची तेरे ही उजास में जिंदगी कटी है। आज भी तू है तो सब कुछ है, नहीं तो मैंने तो अंधेरी रात ही दिखे है। माँ के मरने के बाद तूने ही मेरा घर बार सब संभाला है। तू है तो मैं हूँ, नहीं तो समझ ले चलती फिरती लाश। तब मर्द हो, जनानी का सहारा कहना ठीक ना है। मैं तुम्हारा भरोसा कहूँ तो जचे है। मोमबत्ती, मैं जानूँ कि मेरा भगवान तू मेरे वास्ते के है, वो तो कभी देखा नहीं, पर उसकी जगह तू जरूर खड़ी मिली है। भगवान जाने भगवान कैसा होगा, पर मेरे तो दुख में सुख में तूने ही मुझे संभाला है। मैं तेरे सामने ही चला जाऊं तो ठीक है, नहीं तो मेरी बहुत दुर्गति होगी। मैंने तो पानी पकड़ाने वाला भी कोई दूसरा ना दिखे। तो मैं ऐसी बात सोचो ही क्यों हो? मैं भी पीछे रहकर क्या करूंगी? पर अभी तो तुमने बेटी के हाथ भी पीले करने हैं। मारी तो जैसे तैसे कट गई, पर बेटी का तो ठिकाना ढंग का होना चाहिए। भगवान ने हमारी छोरी से जैसा रंग रूप दिया है, वैसा ही भला छोरा भी मिल जावे तो हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। मोमबत्ती ने कहा, भगवान ने सबकी फिक्र है, वो ही सबका मालिक है, वो ही सबका सब इंतजाम करेगा। मोमबत्ती ने छाछ की हांडी, खुरपिया और खेत की बाड़ के पास इकट्ठे करके रखी सूखी लकड़ियां अपनी टोकरी में रखी और उठाकर खेत के बाहर आ गई। दोनों साथ साथ चल रहे थे। बल्लू थकावट से निढाल हो चुका था। चलते समय वह लड़खड़ा रहा था, इसलिए वह बहुत ही चौकन्नी थी। मोमबत्ती का पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित था। बल्लू को पत्नी के साथ गांव की तरफ आता देखकर गांव का महाजन चंपकलाल रास्ते में रुककर बबूल के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और उनके पास आने की प्रतीक्षा करने लगा। बलवंत सिंह, मैं तेरे घर गया था, तुम्हारी बेटी मिली थी। उसने बताया कि तुम दोनों तो खेत में गए हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने इधर आ गया। बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं। कहो, कैसी तबीयत है? तुम्हारी मेहरबानी है सेठ जी। गरीब की तबीयत का क्या ठिकाना। सांस आई तो जिंदा है और ना आई तो। उसे खांसी आ गई और वह मोमबत्ती का सहारा लेकर हाँफने लगा। अरे बलवान राम, तुम तो बीमार हो, फिर खेत में आने की क्या जरूरत थी? कोई दवाई मूली ली कि नहीं? दवाई मूली से पहले रोटी की जरूरत है सेठ जी, मोमबत्ती ने कहा। मोमबत्ती, तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम लोगों को इतनी परेशानी है। कभी बताया होता तो मैं तुमसे दूर तो नहीं था। तुम्हारी चिंता हमारी चिंता है। बेटी भी ब्याहने के लायक हो गई है, हमें उसकी भी चिंता है। तुम चाहो तो 2-5 हज़ार कभी भी ले सकते हो। तुम्हारे सिर से बोझ उतर जाएगा और हमें बच्ची का भला करके खुशी होगी। सेठ जी, बेटी सियानी हो गई है, हमने भी दिखे हैं, पर 2-5 हज़ार में तुम खरीदना चाहो तो तुमने यह सोच भी कैसे लिया? तुम बेटी के बाप की उम्र के हो, कहने से पहले विचार तो लेते एक बार। राम राम राम, मोमबत्ती क्या बात कर रही है?
बेटी समान रेवती का हाथ मैं अपने लिए मांग रहा हूँ? मैं तो मेरे बड़े बेटे जगदीश की बात कर रहा था। जगदीश बेटी के जोड़ का है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा बोझ उतर जाएगा और मेरे बेटे का घर बस जाएगा। तुमने म्हारी बेटी देखी है? मोमबत्ती ने उसके चेहरे पर नजरें गड़ाए पूछा। हाँ देखी है, परी जैसी है तुम्हारी बेटी, इसीलिए तो मैं खुद चल कर आया हूँ। खाते पीते घर में जाएगी तो रानी बनकर बैठी राज करेगी। काम धाम कुछ करने की जरूरत नहीं, नौकर चाकर आगे पीछे घूमेंगे। वह तो मखमल की सेज पर बैठी हुक्म चलाएगी। सोचा तो तुमने सही है सेठ जी, बेटी मखमल की सेज पर बैठकर हुक्म ही चलावेगी। पर तुम्हारे बेटे को सेज पर लावेगा कौन? आदमी दो की जगह एक खा ले, चुपड़ी ना हो तो सूखी खा ले, पर अपाहिज का साथ करके तो वह अनुसुईया बनकर रह जाएगी और जिंदगी भर उसका धोना पोछना ही संभालती रहेगी। मोमबत्ती, अपनी औकात देख कर बात कर। सोने की थाली में रखने से गोबर भी गोवर्धन हो जाता है। हर कोई उसके सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाता है। कहाँ है तुम लोगों का ऐसा नसीब कि मेरी चौखट के भीतर तुम पाँव भी रख सको। मैं तो गरीब मानकर भला करने आया था, लेकिन तुम्हारी नाक इतनी ही लंबी है तो संभाल कर रख अपनी हूर की परी को। लेकिन ध्यान रखना, कई खुरापाती सांड बाड़ तोड़कर भी खेत उजाड़ देते हैं। हाँ बात तो साची कही तुमने। भले और शर्म वाले लोग ही इज्जत आबरू की सोच सके है। उज्जड़ सांड के सामने कौन सी बाड़, जिनका काम ही इधर उधर मुंह मारना और दूसरों का नुकसान करना है। अरे बल्लू, तेरी घरवाली की जुबान बस में नहीं है, हमें उज्जड़ सांड बता रही है। शायद ये भूल गई कि आधे से ज्यादा गांव हमारे पास गिरवी रखा है। तेरी झोपड़ी भी हमारी ही जमीन पर खड़ी है। हम चाहें तो किसी समय भी फूस और मिट्टी गिराकर मड़िया मेट कर सकते हैं। इस गांव में तुम्हें सिर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए इससे पहले तो इसकी जुबान पर लगाम लगा और फिर सोच समझ कर बताना कि तुम्हें इस गांव में रहना है कि नहीं। एक सप्ताह में जवाब दे देना। मैं चलता हूँ। सेठ जी, गरीब की जबान पर लगाम तो जन्म के साथ ही लगी रहे है। हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर रहना माँ बाप सिखा देवे हैं। गांव बगड़ में भी उसके जैसे ही डरपोक और बेबस दबे सहमे लोग रहवे हैं। उसकी हिमायत को कोई आगे भी ना आता। पर होवे तो सब इंसान ही हैं, और आत्मा भी सब में होवे है। जब आत्मा ही मर गई तो जीना के और मरना के। तम माई बाप हो, पर हमारी आत्मा मार के तम कुछ ना पा सकोगे। हफ्ता के और आज के मोमबत्ती ने कोई बेजा बात तो कही ना है। साची बात पर मर भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा। तम ही बड़े और समझदार हो, तम ही बेहतर सोच सको हो। सूरज छिपते बल्लू और मोमबत्ती घर पहुंचे तो पटवारी भीतर बैठा था और रेवती दरवाजे से बाहर डरी सहमी ही खड़ी थी। अंदर से पटवारी की भारी भरकम आवाज सुनाई पड़ रही थी। रेवती, आकर बता दे कि झोपड़ी की पैमाइश कितनी है। मैं इससे बड़े रकबे में तुम्हारा पक्का घर बनवा दूंगा। तेरे माँ बाप के आने से पहले यह काम निपट जाए तो ठीक है। उनके आते ही सरकारी कागजात पर तेरे बापू का अंगूठा लगवा कर मैं मेरे दूसरे काम पर चला जाऊंगा। ये हुआ रेवती, तो घबराई सी बाहर क्यों खड़ी है? मोमबत्ती ने सिर पर उठाया वजन नीचे रखकर पूछा। हारा थका बल्लू झोपड़ी के सामने जमीन पर बैठ गया। माँ, वो पटवारी भीतर झोपड़ी में रकबे की पैमाइश करे है, उसने सहमी सी आवाज में धीरे से कहा। मैं बताऊंगी झोपड़ी के रकबे की पैमाइश। पटवारी, पहले तू बाहर निकल। सूने घर में अकेली छोरी देख कर तू पैमाइश करने चला आया। मोमबत्ती, सरकार ने कच्चे घरों के बदले पक्के घर बनवा कर देने का फैसला किया है, इसलिए अपना समझकर मैं तुम्हारे घर आ गया। मैंने सोचा कि पहले अपनों का ही कुछ फायदा करवा दूं। मैं थोड़ा जल्दी में था, इसलिए पैमाइश करने लगा, उसने बाहर आकर कहा। हमने ना लेना पक्का घर। सूने घर में फिर घुसने की गलती मत करना, नहीं तो मैं बहुत बुरी लुगाई हूँ, तेरी सारी पटवारीगिरी निकाल दूंगी। मोमबत्ती ने छाबड़ी में से खुरपी निकालकर चेतावनी के स्वर में कहा। पटवारी ने न इधर देखा और न उधर, गर्दन झुकाकर चुपचाप सीधा बाहर चला गया। मोमबत्ती काफी देर तक बड़बड़ाती रही। हमारी छोरी शानी के हो गई, लागे है गांव के सारे लोग ही बावड़े हो गए, सबकी आंख मेरे घर पे ही लगी है। गरीब की लाज राखो गिरधारी, हे कृष्ण मुरारी। रेवती बेटा, तेरे बापू ने ताप चढ़ गया है, तू इनने खारवा उड़ा दे। मैं चूहिया के घर से सौंठ और तुलसी के पत्ते लेकर आऊं हूँ। आग जलाकर हांडी में पानी भी रख दे। आग के मैं काढ़ा बना दूंगी। भगवान ने चाहा तो सुबेरे तक ताप तूप सब भाग जाएगा।
माँ, अब उसने चूहिया मत कहिए, जीजा आया है, सुन लेगा तो नाराज हो जाएगा। उसने चूहिया का नाम बदल के चमेली रख दिया है। अच्छा किया तूने बता दिया। बटेऊ भी आया है, मैं गई और आई, तू पानी गर्म रख दे। मोमबत्ती लगभग दौड़ती हुई दूसरे पाड़े में चूहिया के घर पहुंची। जमाई राजा आंगन में नीम की छाया में पलंग पर लेटा था। मोमबत्ती घूंघट किए ही उसके पास पहुंची तो वह उठकर बैठ गया। मोमबत्ती ने उसके सिर पर हाथ रखकर घर परिवार की राजी खुशी पूछी। उसने भी दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की और अपने घर वालों की सलामती बताई। मोमबत्ती की आवाज़ सुनकर चमेली बाहर आई और पति की ओर आधा घूंघट करके काकी के गले मिली। फिर बहुत ही धीमे स्वर में रेवती के बारे में पूछा। रेवती तो दिन भर से घर में ही है, तू उससे मिलने ना गई? तू उसने ही अपने साथ ले जा। चमेली, तेरे सासरे में रेवती के जोड़ का कोई छोरा ना है कि? अब तो तेरी सहेली ब्याहने जोगी हो गई है। उसने ऊंचे स्वर में इस प्रकार कहा कि जमाई राजा भी सुन ले। काकी बहुत ही सही मौके पर रेवती का जिक्र किया है। इनकी काकी का बेटा भी ब्याहने जोगा हो गया है। वे भी मेरे जैसी सुथरी और कमाऊ छोरी के वास्ते मन्ने पूछ रहे थे। रेवती अगर उस घर में गई तो काकी समझ, छोरी मेरी तरह बैठी राज करेगी। घर मकान खेत खलिहान गाय भैंस सब है, और मेरे देवर का रूप देखे तो देखती रह जाएगी। अपने जमाई से बात कर ले, घर में सब उनकी सारी बात मानने हैं। चमेली ने कहा। जमाई राजा भी सुनते ही होंगे कि इन अपनी छोटी साड़ी की कोई चिंता फिक्र ना होगी। काकी जी, अपनों की चिंता फिक्र ना होगी तो किसकी होगी? मेरे काका का बेटा 9वीं जमात पास, अच्छा गबरू जवान है। घर में भी कोई चीज़ की कमी ना है, मानो कि खाता पीता घर है। पर मेरी काकी बेटे के जोड़ की खूबसूरत लड़की चाहवे है, और मेरा काका बेटे का ब्याह दिल खोलकर धूमधाम से करना चाहवे है। एक ही लाडला बेटा है उनका। तुम कहो तो मैं बात करूं। जमाई राजा, माँ बाप का दिल खुला ही रहवे है, जो अपना कालजा निकाल के दे देवे हैं। अपने घर की रौनक, अपनी आबरू और अपना सुपना देने के बाद बाकी के बचे है। तुम समझदार हो, जमीन जायदाद धन दौलत अपनी जगह है, पर बेटी के माँ बाप तो अपना सब कुछ दे देवे हैं। बेटी ने रंग रूप तो दोनों हाथ खोल कर दिया भगवान ने, पर जन्म गरीब के घर में दे दिया। 10-20 बारातियों के भोज बारात का तो जुगाड़ कर लेंगे जमाई राजा, पर दान दहेज के नाम पर 2 कपड़ों में छोरी दे ही पाएंगे। रेवती चमेली से 3-4 साल छोटी है, पर दोनों साथ खेली हैं। चाहो तो तुम ही देख लो। मैं घर जाके बताऊंगी तो चमेली से मिलने वो भागी आवेगी। काकी जी, भगवान भी सबने सब कुछ ना देवे है। किसी ने औलाद देवे है तो किसी ने धन। मैं मेरे काका काकी से बात जरूर करूंगा, तुम चिंता मत करना। जमाई ने उत्तर दिया। तुम समझदार हो जमाई राजा, सोच समझ लेना, तुम्हारे करे किसी गरीब का भला हो जाए तो उम्र भर तुमने आशीर्वाद देंगे और तुम्हारे गुण गावेंगे। रेवती के बापू ने ताप चढ़ा है, मैं तो थोड़ी सौंठ और तुलसी के 2 पत्ते लेने आई थी। चमेली बेटा, माँ ने बूझ के थोड़ी सी सौंठ ला दे। तुलसी माता तो सामने ही खड़ी है। 2 पत्ते और सौंठ उबाल के काढ़ा बना दूंगी तो सुबेरा तक ताप उतर जाएगा, उसने कहा। और वह सौंठ और तुलसी के पत्ते लेकर अपने घर चली गई। चमेली, तेरी सहेली सच्ची मुच्ची तो बहुत सुथरी है के? पलंग पर बैठे पति ने पूछा। छोरी तो इतनी सुथरी है कि तुमने अब तक देखी ना होगी। एक बार देख लोगे तो कोई दूसरी पसंद ना आवेगी। हमारे गांव में तो उस वर्गी सुथरी कोई और ना है। तेरे से भी घनी सुथरी है तो मने क्यों दिखावे है? मेरा मन डोल गया तो फिर तुम्हारी मर्जी, पर तुम तो दिन रात मने मेरी जान की झूठमूठी कहो हो। तूने ही तो बताया वो तुम्हारे गांव की सबसे सुथरी छोरी है। हाँ, वो तो है, पर दूसरों की थाली में घी शक्कर देख के अपनी रूखी सूखी कोई ठाके परे धर देवे है गे? अरे मैं तो मखौल करे था, साची बात है। चमेली अपनी रूखी सूखी से ही पेट भरे है, दूसरे के घी शक्कर पर मन बेईमान करे, यो तो पापी इंसान का काम है। राम जी के साथ रेवती की जोड़ी तो इतनी सुथरी लगेगी जानो राम सीता की जोड़ी। पर बेचारी के माँ बाप गरीब हैं। तुम्हारे काका ने रिश्ता जचना मुश्किल है। ठाट बाट से बेटे का ब्याह करने का उनका सपना इस घर में तो पूरा ना होगा। चमेली ने उदास होकर कहा। चमेली मेरी जान, तू उदास मत हो। राम जी ने जब राम जी और रेवती की जोड़ी बनाई है तो वह उनके ब्याह की भी कोई ना कोई जुगत जरूर करेंगे।
भरोसा कर, सब कुछ अपने आप हो जावेगा। तुम कोई जुगत लगाओगे तो जरूर इंतजाम हो जावेगा। देख लो, भलाई का काम है। तन्ने मेरे ऊपर इतना ही भरोसा है तो मैं भी काका के सामने झोली फैला दूंगा और वो मेरी बात जरूर मान लेगा। घर पहुंच के बात करूंगा, तू मेरा यकीन कर। राम राम जीजा जी, रेवती ने भागते भागते कहा और सीधी जाकर चमेली के गले लग गई। तू सांस तो ले ले रेवती, तेरे जीजा और बहन कहीं भागे जा रहे हैं के? राम राम रेवती जी, तेरी बहन साची बोले है। बैठ के सांस ले ले, 2 घूंट पानी पी ले। राम रमी तो बाद में भी हो सके है, हम भी तो यही हैं और तू भी। कि और भी कोई जीजा आया है जिससे मिलने को इतनी उतावली हो रही है? ना, और कौन सा जीजा आवेगा? मैं तो एक ही जीजा ने जानू हूँ, और वो तुम हो। बर्फी का बींद भी है जीजा तो, पर वो भला आदमी ना है, इस करके मैं उसके नजदीक ना जाती। चमेली, सुन ले, तेरी सहेली ने मने तो भला आदमी का सर्टिफिकेट दे दिया। तू तो बेकार ही मेरे ऊपर शंका करे थी। तेरी सहेली खुद भली है तो भला इंसान सोचे भी भला ही है। जीजा, हम तो भोले भाले इंसान हैं। तुमने कही तो तुम्हारी बात मान ली, और दूसरा ने कही तो उसकी मान ली। पर ये चिपटा चिपटी और हाथापाई तो बुरी बात है ना। तुम्हारे मन में कोई प्रेम है तो वो बातों में ही मालूम पड़ जावे है। फिर चूमा चाटी और पकड़ा पकड़ाई से के ज्यादा प्रेम दिखेगा। तू उनसे ज्यादा सुथरी दिखती होगी तो पकड़ा पकड़ाई करता होगा। सुथरा तो देखने वाले का मन हो चाहिए जीजा। बर्फी भी कम सुथरी ना है, पर उसकी तो आदत है कि चमेली हो, रेवती हो, चिमटी हो, कमली हो, जब तक वो उनको पकड़कर चाख ना ले उसे तसल्ली ना होती। सामने घिया की बेल पे खिला फूल कितना सुथरा दिखे है, उसने तोड़ के मसल के कोई के पालेगा। पर सुथरा लागे है तो तोड़ लिया, खुद ने चाहे कुछ भी ना मिला। बात तो तेरी बिल्कुल सच्ची है रेवती, पर जानवर के वास्ते के फूल और के घास, उसने तो मुंह मारने तक काम है। आगा पीछा और भला बुरा उसने कुछ दिखाई ना देता। रेवती अपने जीजा से खूब बतला ली। अब 2 बात मेरी भी सुन ले, भीतर कमरे में आ जा। हाँ रेवती, जा अपने सहेली से बात कर ले, सवेरे तो हम वापस चले जाएंगे, उसने कहा और पलंग पर लेट तकिए की जगह अपने दोनों हाथ सिर के नीचे लगाकर नीम के पत्तों में छुपी चिड़ियाओं को देखने लगा। रेवती, तू मेरे सासरे जाएगी के? मैंने बताया था तेरे जोड़ का मेरी काकी सास का बेटा है, तेरे जीजा जैसा गबरू जवान। तू कहवे तो बात करूं, जो गाड़ी में मेरे साथ पीछे बैठा था वो ही। के बात करे है जीजी, MK से मेरा जोड़ करवा देगी तो तेरा बहुत भला होगा। नित नेम से सोते जागते तेरे गुण गाऊंगी, उसने भावुकतावश कहा और उससे लिपट गई। वो मन्ने ना पता MK के ना MK, पर छोरा तो हजारों में एक है। मैं तेरे जीजा से कहूंगी तो वो मेरा कहा ना मोड़ेंगे, और जब उसने कोई बात कह दी तो वो पत्थर की लकीर मान। चमेली, मैं तेरा एहसान कभी ना भूलूंगी और जिंदगी भर तेरे साथ ही रहूंगी, तो तन मन से तेरी चाकरी भी करूंगी। तू अपनी छोटी बहन मानिए चाहे देवरानी, मैं तेरी सेवा करूंगी। मेरी काकी सास तो तने देख के ही खुश हो जाएगी, पर मेरा काका ससुर गांव में बड़े नाम और रुतबे वाला आदमी है, उसने राजी करना थोड़ा मुश्किल जान पड़े है। फिर भी तेरा जीजा उनका खासम खास है, ये कोई तो जुगत लगा के ही मानेंगे। ये मेरी बात ना टालेंगे और इनका काका इनकी बात ना टाल सकेगा। तू बिल्कुल फिक्र मत करिए, तेरा भी भला होगा, चमेली ने कहा। अगले दिन चमेली अपने पति के साथ ससुराल पहुंची तो सबसे पहले अपनी काकी सास के पास गई और उनके पैर दबाकर माथे तक घूंघट खींचकर खड़ी हो गई। सास ने जेठ जी के बेटे की बहू को चुपचाप खड़ी देखकर पूछा, ये बात है चमेली, तू खड़ी क्यों रह गई, कुछ कहना चाहे है के? काकी जी, तुमने राम जी के जोड़ की छोरी बताने की कही थी, दूसरे पाड़े में एक बहुत ही सुथरी देवर के जोड़े की छोरी है, तुम्हारे बड़े बेटे ने भी खूब पसंद आई है। तुम कहो तो मैं उसकी माँ से रिश्ते की बात करूं? चमेली ने झिझकते हुए कहा। तन्ने और हरिराम दोनों ने पसंद है तो बात करके ही आती, तुम्हारी पसंद हमारी पसंद। मैंने सोचा थम भी छोरी ने एक बार देख लेते तो मन भर जाता। तने देखण तेरी सासू गई थी के? कोई रिश्तेदार के कोई जान पहचान का ही छोरा छोरी की का जिक्र करे तो मालूम पड़े है कि फला घर में ब्यान जोगा बच्चा है।
तुम तो घर के हो और तुम खुद छोरी पसंद करके आए हो, तो इसमें हमसे बूझने की क्या जरूरत थी। काकी बोली, माँ बाप की अकेली बेटी है, पर छोरी गरीब घर की है। बाप बूढ़ा और बीमार है, माँ ही मेहनत मजदूरी करके घर चलावे है। छोरी जवान हो गई है तो माँ ने उसके ब्याह की चिंता है। छोरी तो सोने की खरी टूम सरीखी है, अंधेरे कमरे में खड़ी कर दी तो उजाड़ा हो जाएगा। पर दान दहेज नाम पे सिर्फ छोरी ही है। दान दहेज का क्या करना है चमेली, भगवान की दया से सब कुछ तो है। मन ने तो मेरे लाडले बेटे की जोड़ की सुथरी बहू चाहिए। राह चलते दो आदमी देखे तो कहे कि क्या बढ़िया जोड़ी है। चमेली तू हरिराम ने भेज, ना तू बैठ, मैं पकड़ कर लाऊं हूँ, काकी ने कहा और बाहर जाने को पीछे मुड़ी। हरिराम को ही अंदर आता देखकर वहीं रुक गई। काकी जल्दी से मुंह मीठा करवा, तेरे वास्ते एक बहुत ही सुथरी बहू पसंद करके आया हूँ। राम जी के साथ जोड़ी ऐसी दिखेगी जनो राम सीता साक्षात सामने खड़े हों। छोरी देख कर मेरा तो मन भर गया, कहो तो सवेरे ही जाकर रिश्ता पक्का कराऊं। दोस्तों कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।